नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस गस्सिमपुर में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं इटली के एकीकरण के बारे में जो प्रमुख बाधाएं थी उनके बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अध्ययन करते हैं इटली के एकीकरण में कौन सी प्रमुख बाधाएं थी। सर्वप्रथम है इटली में प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का होना। प्रतिक्रियावादी यानी कि उल्टी बात करने वाला, विदेशी प्रभुत्व यानी दूसरे राष्ट्र, यानी कि वे राष्ट्र जो इटली का एकीकरण करना नहीं चाहते थे वो इसके विरोधी थे, इसलिए इटली का एकीकरण नहीं हो सका। इसके अंदर फ्रांस और ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा हाथ था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था इटली का एकीकरण हो। 2 नंबर पर है पोप द्वारा सत्ता बनाए रखना। पोप यानी कि धर्मगुरुओं की इच्छा थी जब तक ये लोग अलग अलग रहेंगे हमारी सत्ता बनी रहेगी, हमारे नाम पर चंदे आते रहेंगे और हमारा दाल रोटी का काम चलता रहेगा। जब तक ऐसे लोग रहे इटली के अंदर, इन लोगों ने इटली के एकीकरण नहीं होने दिया। पोप का होना भी एक बहुत बड़ी बाधा थी। उसके बाद में इटली के एकीकरण के लिए साधनों की एकरूपता, यानी कि साधनों की एकरूपता नहीं थी, सभी की विचारधारा अलग अलग थी। कोई कहता है इटली का एकीकरण करेंगे तो हम नेपल्स के नेतृत्व में करेंगे, कोई कह रहा है सार्डिनिया के नेतृत्व में करेंगे, यानी कि एक राय किसी की नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ी बाधा थी। इसके बाद में मैजिनी और गैरिबाल्डी गणराज्य बनाना चाहते थे। देखिए गैरिबाल्डी और मैजिनी दोनों एक बहुत महान शख्सियत थी। ये चाहते थे इटली का एकीकरण हो, इटली एक हो, इटली महाशक्ति बने। लेकिन इसका जो गणराज्य बनने का अर्थ है, इसका जो शासक होगा वह वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। लेकिन गणराज्य नहीं बन सकता था क्योंकि इसके अंदर जो पोप था इसका बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप था। इसीलिए गैरिबाल्डी और मैजिनी इसी बात पर अड़े रहे भी हम इटली का एकीकरण करेंगे तो ये गणराज्य बनेगा, अधूरा इसको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना का भाव, यानी कि इटली के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं थी जो कहे भी उठ खड़े हो सारे इटली के लिए एक लड़ो। नहीं, सभी अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने शहर के लिए लड़ रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो आकर के इन्हें कहे भी हम राज्य के लिए नहीं लड़ेंगे, हम एक देश के लिए लड़ेंगे, हमारा देश कौन सा इटली है। तो इन बातों का भी अभाव था, ये भी बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद में आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता यानी कि पैसे के आधार पर हम इटली को 2 भागों में बांट रहे हैं, दक्षिण इटली और उत्तरी इटली। तो दक्षिण इटली था, इसके अंदर जो अर्थव्यवस्था थी वह अविकसित थी, यानी कि पैसे का अर्थव्यवस्था का कोई साधन नहीं था और ज्यादातर जो जनसंख्या थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। लेकिन दूसरी ओर हम बात करें उत्तरी इटली की तो इसके अंदर बहुत ज्यादा औद्योगिक इकाइयां लगी हुई थी, बड़े बड़े कारखाने थे। तो ये कहने का अर्थ है ये रईस लोग थे। उत्तरी इटली के जो लोग थे रईस लोग थे, अमीर लोग थे, और दक्षिणी इटली के लोग गरीब लोग थे। अब आप ही सोच लो, अमीर लोग कभी गरीब को देख के राजी हैं क्या? जब तक इनके अंदर ये अमीरी और गरीबी का भेदभाव रहा इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में इटली में अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज, यानी कि इटली के अंदर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज। कहा जाता है एक शहर के दूसरे शहर के साथ, एक गांव के दूसरे गांव के साथ कभी भी आपस में नहीं बनती थी। और जब तक एकता नहीं होगी, यूनियन स्ट्रेंथ नहीं होगी, तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता था। जब एक बहुत बड़ी बाधा रही है। अभी तक तो हमने बात की है इटली के एकीकरण के बारे के अंदर प्रमुख बाधाएं कौन सी थी। आगे इसी के अंदर है इटली के एकीकरण में सहायक संगठन कौन से थी। बाधाएं आएंगे तो सहायक संगठन भी आएंगे ना। तो 2 सहायक संगठन थे, यंग इटली या फिर इसे युवा इटली के नाम से पुकारा जाता है, और दूसरा हमारा कार्बोनेरी संस्था। इन दोनों ने मिलकर के इटली के एकीकरण में बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम है यंग इटली या युवा इटली। तो इसकी स्थापना, यानी कि यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में मैजिनी द्वारा फ्रांस में की गई थी। मैजिनी था तो इटली का ही, लेकिन जब इसने इटली के लोगों को जागृत करना चाहा कि आप इटली के एकीकरण करो, इटली को विजय करो, तो इसे देशद्रोह करार दे दिया गया, इटली से बाहर निकाल दिया। तब ये फ्रांस में चला गया और फ्रांस में रहकर के अपनी जो क्रांतिकारी नीतियां थी इसको अपनाता रहा। और फ्रांस के अंदर इसने 1831 में यंग इटली या फिर युवा इटली की स्थापना की। मैजिनी की जो सोच थी या राय थी, जब उसका जो विश्वास था, वह कहता था आप जो सत्ता है, शक्ति है, वह युवाओं के हाथ में दो, क्योंकि युवाओं के अंदर युग परिवर्तन की जो क्षमता होती है वो ऐसे में भरी होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है, क्योंकि ये परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए युवाओं पर ज्यादा भरोसा करता था मैजिनी। इसके बाद में इसने 3 नारे भी दिए, यानी कि अगर आपने इटली को एक करना है, इसका एकीकरण करना है, तो आपको इन 3 बातों को मानना पड़ेगा। वो 3 बातें कौन सी है? परमात्मा पर विश्वास करो या रखो, यानी कि जो खुदा है, भगवान है, रब है, अल्लाह है, गॉड है, इससे याद रखो हमेशा सत्य की जीत होगी, परमात्मा पर विश्वास करना ही पड़ेगा। सब भाइयों को साथ रखो। अगर आप इटली का एकीकरण चाहते हो, सर्वप्रथम आप सभी को एक होना पड़ेगा, सभी भाइयों को साथ लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है मैं तो किसी और प्रदेश का हूं, यानी कि मैं सार्डिनिया का हूं, मैं नेपल्स का हूं, मैं सिसिली का हूं। नहीं, हम सभी को एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा, फिर हम इटली के एकीकरण कर पाएंगे। तीसरी बात है इटली को मुक्त करो। इटली को किससे मुक्त करना है? मैजिनी कह रहा है इटली को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करो, कहने का अथवा ऑस्ट्रिया से मुक्त करो। ये 3 नारे दिए थे मैजिनी ने। इसी के बाद में इटली के एकीकरण होना संभव हुआ था।
इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे यंग इटली के, वो क्या थे? समानता, सभी के साथ न्याय हो, सभी को एक दृष्टि से देखा जाए, समानता, स्वतंत्रता, इटली के लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, क्या सही है क्या गलत है, क्या उनका हक है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, इन सभी बातों की स्वतंत्रता इटली के लोगों को मिलनी चाहिए। इसके साथ जन कल्याण पर आधारित समाज, यानी कि समाज ऐसा हो, सरकार ऐसी हो जिसके अंदर, देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, उसका विकास हो, अच्छी अच्छी नीतियां हो। जो प्रमुख उद्देश्य थे यंग इटली के, काफी हद तक ये सफल भी रहे और इटली के एकीकरण के अंदर यंग इटली जो इटली का बहुत ही बड़ा योगदान था, जिसका जो श्रेय है वो मैजरी को जाता है। इसी प्रकार की एक और संगठन या संस्था थी जिसे हम कार्बोनेरी संस्था के नाम से पुकारते हैं। कार्बोनेरी संस्था की जो स्थापना है वो 1810 ईस्वी में नेपल्स में की गई थी। नेपल्स और सिसिली दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश थे इटली के, उसके अंदर नेपल्स नहीं था। नेपल्स के अंदर 1810 में कार्बोनेरी संस्था की स्थापना कर दी गई थी। यह संस्था भी बिल्कुल यंग इटली की तरह ही काम करती थी। इसलिए अपने कुछ प्रमुख उद्देश्य बनाए। वो उद्देश्य क्या है? विदेशियों को बाहर निकालना। अगर हमने इटली का एकीकरण करना है, इटली को विकसित करना है, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? विदेशी लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। विदेशी कौन? ऑस्ट्रियाई लोग। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया आज लुप्त हो चुका है बिल्कुल, लेकिन उस समय ये महाशक्ति हुआ करता था, जिस प्रकार से आजकल अमेरिका को माना जाता है। ठीक है। दूसरी है वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना, यानी कि अगर आप इटली का विकास करना चाहते हो तो इसके लिए हमें वैधानिक विधि यानी कानून, संविधान बनाना पड़ेगा, संविधान के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे देश का विकास होगा। यह प्रमुख उद्देश्य थे कार्बोनेरी संस्था के। लेकिन यह संस्था ज्यादा समय तक चल नहीं पाई, टिक नहीं पाई। कारण क्या थे? देखिए, जब बड़ी बड़ी संस्थाएं, संगठन फेल होते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इसकी ऐसा बड़ा कारण है एकरूपता। वही बात होगी, सभी के अपनी अपनी डब्ल्यू और अपने अपने राग थे। यानी कि नेपल्स के लोग थे वो अपनी बात लेके बैठ गए, सिसिली के अलग, सार्डिनिया के अलग। कहने का तो मैंने पिछले बताया पहले, उत्तरी इटली के लोग कुछ और सोच रहे हैं, दक्षिण इटली के कुछ लोग और सोच रहे हैं। उत्तरी वाले बोल रहे हैं हम अमीर लोग हैं, दक्षिण वाले गरीब लोग हैं। तो यानी कि उनके अंदर एकरूपता नहीं थी, उसी के कारण भी इसका असफल होगी। उसके बाद सूत्रबद्धता, इन्हें एक सूत्र में बांधने वाला कोई नहीं था। संस्था बिल्कुल बन गई लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं था, लोगों को एक सूत्र में बांधने वाला कोई नहीं था। उसके बाद में अयोग्य नेतृत्व करने वाले कोई नहीं रहा। तो ये संस्था कैसे सफल हो जाती? तो ये संस्था असफल हो गई। लेकिन फिर भी काफी हद तक इस संस्था ने लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की रुचि पैदा की और यंग इटली के साथ साथ कार्बोनेरी संस्था का भी इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।